दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में तो इस वक्त लग रहा है कि अपराधियों और माफियाओं की ही बल्ले बल्ले चल रही है। ऐसे बड़े बड़े अपराधी जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकले हुए हैं, जिन पर लाखों का इनाम है और पेपर लीक जैसे संगीन अपराधों में पुलिस उनकी तलाश कर रही है 4 साल से। और पता चलता है कि उनके रिश्तेदारों को सरकार की तरफ से ही करोड़ों करोड़ों के ठेके मिल रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? वारे न्यारे तो लगता है अपराधियों के ही हो रहे हैं। और पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या है आज देश में, कैसे हमारी सरकारें इससे डील कर रही हैं, ये से देखकर समझ में आता है। संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी तफसील से बताएंगे कहां का ये मामला है, क्या कुछ चल रहा है और आखिर ये कितना बड़ा खेल है और कब से चल रहा है। संतोष जी, ये पूरा मामला क्या है और क्या है ये पूरी खबर? देखिए अंशु जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, देश में गजब गजब सा माहौल बना हुआ है। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा, जो अयोध्या जाके कह रहे मैं शर्मिंदा हूं, और वो कह रहे कि मुझे अगली मीटिंग की डिटेल पता नहीं है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में इनके ही पूर्व गृह मंत्री, यानी केंद्र में अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री का टिकट काटा। ऐसा बवाल मचा दिया उन्होंने, सड़कों पर एसपी घायल, एएसपी घायल, पुलिस के 6 जवान गंभीर रूप से घायल, सड़कों पर तांडव हिंसा का नंगा नाच कर दिया। और शाह के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिल्कुल सरेंडर की मुद्रा में नजर आ रहे थे। पुलिस वाले अपनी बहादुरी का बखान कर रहे हैं कि जी हमने ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया, सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े। और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कोप भवन में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके चहेते कैंडिडेट का टिकट काट दिया गया। हमें यह बताया जा रहा है कि उनके पिता या उनके अभिभावक का चारा घोटाले से कुछ लेना देना था, अगड़म बगड़म, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। वो नैतिकता के उच्च मापदंड स्थापित करते हैं। अब ये देखिए, नरोत्तम मिश्रा के लिए कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट आई थी कि शायद ये हार रहे हैं, तो नितिन नवीन के कैंडिडेट के लिए कुछ मालूमात नहीं किया था कि इन्होंने? मतलब ये राजनीतिक रूप से कहते हैं कि हम हर चीज का सर्वे करते हैं, तो ये हालत है। ऐसे में एक अपराधी, और वो भी अपराधी कोई छोटा मोटा नहीं है अंशु जी, वो भी अपराधी इतना बड़ा जो कि इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला अपराधी। और उस अपराधी, यहाँ बाप के बेटे की सजा आप बच्चे को दे रहे हो ना टिकट काट के, और यहाँ आपको सीधे सीधे ये नजर आ रहा है कि आप एक अपराधी के परिवार को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, ठेका दे रहे हो, पैसा कमाने का मौका दे रहे हो। अब यहाँ पे कहाँ चली गई आपकी नैतिकता? और बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, बहुत छोटे में दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। दर्शकों के स्क्रीन पर ये खबर नजर आ रही होगी, इस खबर को पढ़िए। राजस्थान पेपर लीक सरगना के पिता को 20 करोड़ का बजरी ठेका। 4 साल से फरार है सुरेश ढाका, 4 साल से अंशु जी। और एसओजी ने आरोपी के घर पर छापेमारी की है, और इसके पिता को जो पेपर लीक का सरगना है उसको 20 करोड़ का बजरी ठेका दे दिया। अब कहां गई नैतिकता और कहां गए नैतिकता के उच्च मापदंड, और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और राजस्थान में चल क्या रहा है? और राजस्थान, ये कोई पहला वाक्य नहीं है। भूपेंद्र यादव के 4 पीएस, एपीएस और पता नहीं कितने एस लगे हुए हैं, उन सबकी छुट्टी हो गई। छुट्टी क्यों हो गई? वो राजस्थान से जुड़ा मामला है, बड़ा मामला है। राजस्थान सरकार को चला कौन रहा है? भजनलाल शर्मा चला रहे हैं, या भूपेंद्र यादव अपने करीबी अधिकारियों की वजह से चला रहे हैं? राजस्थान में जो पुलिस के आला अधिकारी है, एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी हैं, वो भजनलाल शर्मा के आदमी है या वो भूपेंद्र यादव के आदमी है? ये कश्मकश तो बना ही हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी वापस आने वाले, वापस आने के बाद वो भूपेंद्र यादव के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन ये खबर जो मैंने दिखाई वो दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। दैनिक भास्कर की खबर कि राजस्थान के पेपर लीक सरगना के पिता को 20 करोड़ का बजरी ठेका। और क्या खबर दे रखी है कि वह पेपर वरिष्ठ अध्यापक और सब इंस्पेक्टर भर्ती सहित, फिर से दोबारा दर्शकों से कहूंगा, सीनियर टीचर की और सब इंस्पेक्टर पुलिस वालों की भर्ती सहित पेपर लीक के 10 मामलों में, 1 2 3 4 5 नहीं, 10 मामलों में फरार सुरेश ढाका को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो कि एसओजी है, और प्रवर्तन निदेशालय यानी प्रधानमंत्री मोदी की चहेती जांच एजेंसी ईडी, ये दोनों मिलकर 4 साल से तलाश रही है। अब ये विडंबना देखिए कि न ईडी 4 साल से ढूंढ पा रही है, न एसओजी ढूंढ पा रही है, और इस बीच खान विभाग ने ढाका की फरारी के 14 महीनों में, मतलब वो 4 साल से फरार है, और उनकी फरारी के 14 महीनों में यानी पिछले लगभग सवा साल में उनके पिता को 20 करोड़ रुपए का बजरी खनन का ठेका दे दिया है। और ब्यावर में इस ठेके पर 2 महीने पहले खनन चालू हुआ और बजरी का बड़ा स्टॉक दे दिया गया। ढाका के घर दबिश देने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में एसओजी की टीम ने गुरुवार को खनन ठेके पर भी छापेमारी की। और क्यों खनन ठेके पर छापेमारी की? क्योंकि एसओजी को शक है कि जो पेपर लीक का जो पैसा था
वो खनन में लगा हुआ है और यहाँ पर सरकार ने ठेका दे दिया एक तरह से। तो एसओजी पड़ताल कर रही है कि खनन में ढाका परिवार के साथ और कौन कौन शामिल है, पर्दे के पीछे कौन कौन बड़े लोग शामिल है। एसओजी ये भी जांच कर रही है कि इसमें सुरेश ढाका का पेपर लीक का पैसा तो नहीं लगा है। वहीं खनन लीज दिए जाने की सूचना मिलते ही उस इलाके के करीब 10 गांव के लोग विरोध पर उतर गए हैं। लेकिन ये सरकार है, सरकार विरोध की बात कहां सुनती है। लेकिन ये अपने आप में एक शर्मनाक वाकया है। नीट घोटाला, एनटीए वाला मामला, राहुल गांधी ने एक और परीक्षा की बात कर दी थी, एडवांस में बता दिया था कि शिक्षा माफिया कौन कौन सी परीक्षा की लीक करने की बात कर रहे हैं। परीक्षा लीक के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई है, अनशन पर बैठी हुई है। अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक की तबीयत जबरदस्त खराब हो रही है और यहाँ पेपर लीक करने के 10 मामलों के आरोपी जो 4 साल से फरार है, उनके पिता पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बम 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 पैसों की बारिश कर रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता। जी, यानी कि अपराधियों को मतलब न सिर्फ बचाया जाता है बल्कि उनके वारे नारे भी किए जाते हैं। और पेपर लीक की समस्या इतनी बड़ी है जिससे आज हर छात्र परेशान है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ही ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया था कितना बड़ा आंकड़ा है कि इनके रिजीम में 89 अभी तक 89 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं और 48 परीक्षाओं का रीटेस्ट यानी कि पुनः परीक्षा करानी पड़ी है। यानी अगर देखा जाए कि पिछले मैं एक आंकड़ा देख रही थी, 25 सालों में इतनी परीक्षाएं लीक नहीं होगी जितनी इनके 12 वर्षों 13 वर्षों के शासनकाल में हो गई हैं। और ये तभी से हुआ है ज्यादा, जो कि व्यापम घोटाला हम देखेंगे वहां से इसकी जड़ें शुरू होती हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा दर्शकों को बता दूं जो बड़ी परीक्षाएं लीक हुई हैं। नीट यूजी की परीक्षा 2024-26 दोनों बार लीक हुई। 24 का कोई परिणाम नहीं आया जो कुछ जांच हुई। फिर यूजीसी नेट की परीक्षा भी 2024-26 दोनों बार प्रश्न पत्र लीक हुए। ऑनलाइन साझा किए जाने की आशंका से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, इसमें भी जांच में कुछ नहीं निकला। सीबीएसई की 2018 की क्लास 10th और 12th की इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था और जिससे परीक्षा दोबारा आयोजित करानी पड़ी थी। 2015 में AIPMT की बड़े पैमाने पर लीक हुई थी और लगभग 6,30,000 विद्यार्थियों की परीक्षा को रद्द करके दोबारा करवानी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और यूपी PSC ARO परीक्षा के प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हुए थे और दोनों परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। राजस्थान में रीट में REET 2021 की शिक्षक भर्ती परीक्षा बड़े पैमाने पर पेपर लीक के कारण निरस्त करनी पड़ी। तो बिहार में भी BPSC की 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा और BSSC क्लर्क भर्ती समेत पता नहीं कितनी ही परीक्षा, आप बताइए, आंकड़ा तो बता ही दिया। 89 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लगभग 100 ही मान लीजिए, 100 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, रद्द करना पड़ा और दोबारा। तो क्या छात्र सोचेंगे। और हद तो ये देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े पेपर लीक माफिया हैं उनके परिवारों को सरकार मेहरबानी उन पे कर रही है, करोड़ों के ठेके उनको दिए जा रहे हैं। ये तो जानकारी जो मिली है, तो क्या मतलब अभी तक ठेके वो निरस्त नहीं किए गए हैं और पुलिस इनको पकड़ नहीं पा रही है। और सभी ये बीजेपी की सरकारों में क्यों होता है, साउथ में ऐसे कोई क्यों नहीं पेपर लीक के मामले होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये जबरदस्त सवाल है जिसकी गुत्थी ही मतलब ऐसे है कि जो बड़ी उलझी हुई है कि भैया पेपर लीक क्यों होता है। आप इतनी ज्यादा बातें करते हो और वहां भी देखिए आपने जो शुरू में जिक्र किया वो दर्शकों को बता देता हूं। लुक आउट नोटिस जारी हुआ है किसी आदमी के खिलाफ। आप ये समझ लीजिए, यहाँ तो एक गरीब का आदमी का परिवार का कोई एक व्यक्ति दोषी हो जाए, पुलिस वाले पूरे परिवार को तरस करके छोड़ देते हैं। ऐसे एक दो वाक्य नहीं होंगे। हर आम आदमी जानता है कि पुलिस किस तरह से तरस करती है। यहाँ पर देखिए कि क्या नाम आया। ये जो जयपुर में कोचिंग सेंटर के बहाने पेपर लीक करने वाले सुरेश ढाका का नाम सबसे पहले 2022 में आया था। और किसमें आया था? वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा घोटाले में आया था। उदयपुर में सुखेर और बेकारिया में पेपर लीक गिरोह पकड़े जाने पर इसकी भूमिका सामने आई थी और वह तभी से फरार है, 2022 से फरार है अंशु जी। और सरकार ने गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद इस आदमी पर, ढाका पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। और जो भी पुलिसिया कार्रवाई को जानते और समझते हैं वो ये जानते हैं कि 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करना मतलब दुर्दांत अपराधी पर आपने किया है। नहीं तो 5,000 का इनाम, 10,000 का इनाम, 25,000 का इनाम, 50,000 का इनाम, 1 लाख मतलब बहुत ही भयानक अपराधी है। और ढाका जो है वो SI JEN सहित भर्ती के 10 मामलों में आरोपी है। और 3 जुलाई 2026 को ही
ये दर्शकों को फिर से तारीख याद दिला देता हूं, 3 जुलाई 2026 को ही एमएचए से यानी गृह मंत्रालय से लुक आउट सर्कुलर इसका जारी करा दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय से। और उसके बावजूद उसके पिता पर इस तरह का जो कहते हैं ना कि धन वर्षा की जा रही है, और पूरा जो इसका रिकॉर्ड क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी पकड़ा जा चुका है अंशु जी। ढाका के मामा जो है बताया जाता है कि महाराष्ट्र के पुणे में बिजनेस करते थे, और मामा के साथ ये सुरेश भी वहां चला गया, ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगा। फिर वो विदेशों से हवाला के जरिए रुपए मंगाकर कन्वर्ट करने का काम करने लगा। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हुई तो सुरेश का नाम आया। मनी लॉन्ड्रिंग में सुरेश ने काफी रुपए कमा लिए थे। वो पकड़ा गया तो बाद में मुंबई से 2016 में भागकर जयपुर आ गया, लेकिन सुधरने वाला क्या था, जयपुर में भी आके वो वही काम करता रहा, वही पेपर लीक इंडस्ट्री से जुड़ा रहा, और 4 साल से फरार है। पुलिस तलाश कर रही है, ईडी तलाश कर रही है, एसओजी तलाश कर रही है, लेकिन इनको मिल नहीं रहा। लेकिन इस बीच उनके परिवार पर जिस तरह की कृपा दृष्टि हो रही है, और आपने बड़ा दिलचस्प ये बताया कि इन तमाम ये जो तमाम एग्जाम परीक्षाओं के नाम आपने बताए, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है कि केंद्र की मोदी सरकार हो या उनके राज्यों में उनके मुखिया हो, वो इस तरह के पेपर लीक माफियाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। और यही सवाल उठता है कि रोक पा नहीं रहे हैं या रोक वो पाना नहीं चाहते हैं। क्या युवाओं को वो एक तरह से बिना लीक के किसी परीक्षा का मौका वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? वो वादा कुछ और करते हैं, उस वादे को अगर वो पूरा करते हुए नजर नहीं आते तो क्या उनसे अनजाने में हो रहा है या जानबूझकर हो रहा है? ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब इस देश के करोड़ों युवा जानना चाहते हैं। कुछ सोशल मीडिया पर जानना चाहते हैं, कुछ अपने अपने इलाके में अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले कुछ जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, कुछ राहुल गांधी के जरिए जो अभियान चलाते हैं उसके जरिए वो सरकार तक अपनी आवाज अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो या उनके मुख्यमंत्री हो, वो तमाम लोग जो है वो कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं। युवाओं की किसी भी समस्या से उनको कोई भी किसी भी तरह का मतलब नहीं है, और नतीजा युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उनका तनाव बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ हमें गुंडे की हालत देख रहे हैं जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। वो कितनी अपने परिवार के लिए कितना फायदेमंद हो गया है हमसे। जी बिल्कुल संतोष जी, जब देश में शिक्षा का ये हाल होगा तो युवाओं का आत्मविश्वास कैसे नहीं टूटेगा। जो इतनी बड़ी संख्या में युवा आज आत्महत्या कर रहे हैं तो साफ नजर आ रहा है कि उनके सिस्टम से उनका विश्वास खत्म हो चुका है। उनको ये लगता है कि जो परीक्षा वो देंगे वो लीक हो जाएगी, उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा। सरकार को किसी की परवाह नहीं है, किसी को दंडित नहीं करना है। अपराधियों को तो यहाँ पर फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, उनको तो इनाम दिए जाते हैं, उनके परिवारों को बड़े बड़े करोड़ों के ठेके मिलते हैं। और ये आपने जो बात की कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक की तबीयत जो सुनने में आ रहा है काफी खराब है, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। एक इतना बड़ा पर्यावरणविद या जिसकी अंतरराष्ट्रीय एक पहचान है, अगर वो कुर्बान हो भी जाए, मर भी जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता है सरकार को किसी की कोई परवाह है, कुछ भी पड़ी हुई है। तो ये एक ऐसी सरकार है जो हर तरफ नाकाम है, हर तरह से नाकाम है। और पेपर लीक, ये तो युवाओं के साथ, जो देश अपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो फिर उसका भविष्य अंधकारमय होने से कोई नहीं बचा सकता है। और हर जगह जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी हर संस्था में, हर शैक्षणिक संस्था में, उससे ये चीजें बहुत और ज्यादा चौपट हुई हैं। और किसी भी आप पेपर लीक के मामले में देख लीजिए, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जहां बीजेपी के नेता या आरएसएस के नेता, उनका कोई ना कोई लिंक जरूर निकलता है। खासतौर पर ये जो आप मामला बता रहे हैं, इसके बारे में और क्या जानकारी है, और क्या ऐसी चीजों को लेकर लगता है कि कुछ सरकार कुछ सोचती भी है छात्रों के बारे में कभी? देखिए, जहां तक सरकार की बात है वो छात्रों के बारे में तो नहीं सोचती, लेकिन प्रधानमंत्री का एक बड़ा वायरल हो रखा है अंशु जी, न्यूजीलैंड वाला वाकया। वो कह रहे कि मैं इतने साल पुराना मफलर लेकर आया हूं। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मैंने इतने उम्र तक भिक्षा लेकर जो है अपना जीवन यापन किया है, वो उस दौर में भी इतने अमीर थे कि वो न्यूजीलैंड चले जाते थे घूमने के लिए। तो ये प्रधानमंत्री की बड़ी गजब है। लेकिन ठीक है, नेताओं का अपना एक क्या कहें, उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, उस दुनिया में उनको लोगों के दुख सुख से कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन अधिकारी भी आजकल बेलगाम हो गए, उसी रास्ते पर चले गए हैं। प्रधानमंत्री देश का सम्मान बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि देश के सम्मान की वोट लगाने के लिए बने हुए हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड में एक पत्रकार ने पूछा विदेश मंत्रालय के अधिकारी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया।
अब वो भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी क्या बोल रहे हैं कि भारत की जनता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। अब ये मान सम्मान बढ़ा रहे हैं या अपमान कर रहे हैं, जरा वो समझिए। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता देता हूं कि क्या है। न्यूजीलैंड की पत्रकार ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया, तो भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी सवाल सुनकर थोड़ा सा हंसे और फिर जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि आपका सवाल जाना पहचाना लगता है, क्योंकि हम देखिए एक सिविल सर्वेंट के तौर पर मेरे लिए मिस्टर मोदी के पॉलिटिकल तरीके पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। वह बहुत सफल पॉलिटिशियन है, यह अधिकारी बता रहा है। जिस अधिकारी का काम भारत सरकार की सेवा कर रहा है, पॉलिटिशियन की सेवा नहीं करना है। पॉलिटिशियन मोदी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया सफल पॉलिटिशियन है। लेकिन मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी एक बेहतरीन भारतीय पॉलिटिशियन है। मोटे तौर पर अधिकतर भारतीय पॉलिटिशियन अपने वोटर से सीधे कांटेक्ट करना पसंद करते हैं। भारत के वोटर्स, खास तौर पर ग्रामीण इलाके के वोटर्स डायरेक्ट कांटेक्ट चाहते हैं। उन्हें कमतर स्तर पर बात करना पसंद नहीं है, कमतर स्तर पर। मतलब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो कमतर स्तर हो जाएगा। उन्हें मध्यस्थों के जरिए बात करने को पसंद नहीं है, यानी पत्रकार मध्यस्थ हो गए हैं। और मोदी ने अपने वोटर से सीधा कांटेक्ट करने की कला में महारत हासिल कर ली है और ऐसा लगता है कि वह इसमें काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जब से वह चुने गए हैं, वह अपने तीसरे टर्म में हैं। वह हमारे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक है। ये विदेश मंत्रालय के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को प्रधानमंत्री से कोई सवाल जवाब करे ये सुनना पसंद नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? वो कह रहे हैं कि हमारे जो गांव के लोग हैं वो सीधे प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनना चाहते, सवाल जवाब का टाइप, कोई पत्रकारों के सवाल को मध्यस्थों की तरह सुनना नहीं चाहते। तो ये बड़े बड़े टीवी के एंकर और एंकराइन को जो मोदी जी इंटरव्यू देते हैं चुनाव के टाइम में, वो क्यों देते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन इससे आप समझ लीजिए कि भारत के लोकतंत्र को, भारत के लोकतांत्रिक उसूलों को, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, मोरारजी देसाई हो, आप आगे आ जाइए, खुद आगे बढ़ते चले जाइए तो इनमें आपके चाहे राजीव गांधी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, एचडी देवगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, खुद अटल बिहारी वाजपेयी हो, क्या इन और मनमोहन सिंह हो, क्या इन प्रधानमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पत्रकारों के सवालों का जवाब देकर कुछ गलत किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात के दंगे के बाद जब वो गुजरात गए थे अटल बिहारी वाजपेयी और उन्होंने राजधर्म की याद दिलाई थी नरेंद्र मोदी को, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब अटल बिहारी वाजपेयी सवाल का ही दे रहे थे। सवाल किसने पूछा था? मन की बात नहीं थी अटल बिहारी वाजपेयी की, सवाल पत्रकार ने पूछा जिसका जवाब उन्होंने इस देश के मुखिया के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर दिया था। और आज हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि हमारे देश की जनता को ये पसंद नहीं है कि कोई उनके प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। अब सवालों से ऊपर उठ गए। निशिकांत दुबे को याद कीजिए, उन्होंने कहा था सवालों से ऊपर उठ गए हैं मोदी जी। यानी मोदी अब किसी सवाल के मोहताज नहीं रहे, किसी की हैसियत उनसे सवाल पूछने की नहीं है। भगवान राम के चढ़ावा में चोरी करने वाले भाजपाई को क्या पता कि भारत की संस्कृति कैसी है, क्योंकि यहाँ भगवान राम से भी लोग सवाल पूछ सकते थे। भगवान राम से भी लोग सवाल पूछ सकते थे और एक धोबी के कहने पर जो उन्होंने किया, वो सही किया गलत किया वो विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी सीता को एक बार फिर से वनवास पे तो भेज दिया था। एक बार तो उनके साथ ही चली गई थी, अग्नि परीक्षा भी उन्होंने ली थी। ये तमाम चीज उन्होंने किए थे। तो सवालों से परे भारत की संस्कृति में ना तो भगवान रहे हैं, ना देवता रहे हैं, ना देवियां रही हैं और ना त्रिदेव, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें, ये भी नहीं रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री सवालों से परे हो गए। कल को हो सकता है हमें ये कहा जाए कि अरे जब वो सवालों से परे हो गए तो चुनने के लिए चुनाव क्यों करवाना, उन्हीं को दे देते हैं आजीवन, जब तक वो चाहे, जब तक वो जीवित रहे तब तक वो प्रधानमंत्री रहे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ऐसी भी गुट्टी पिलाई जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं संतोष जी, क्योंकि कितनी मुश्किल होती होगी जो हमारे जो बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स हैं, माइंड्स हैं, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो जब ऐसी चीजों के लिए उनको हमारे शासनाध्यक्षों का बचाव करना पड़ता है, कितनी स्ट्रगल उनको करनी पड़ती होगी कि वो आखिर जवाब क्या बताएं। और शायद यही वजह है कि हम प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अगर हम 158वें 158 रैंक पर हैं तो मुझे तो कोई इसमें हैरानी नजर नहीं आती है। हमें होना ही चाहिए, क्योंकि वहां तो अब देखिए वो प्रेस भारत की जैसी तो है नहीं। वो ये पूछेगी नहीं मोदी जी से कि आप आम भाई काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, 18-18 घंटे आप जगे रहते हैं, आप इतना काम करते हैं तो आपके बटुए का रंग कैसा है। ऐसे सवाल तो वहां पर होंगे नहीं, असली सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब आपको देना होगा। तो वाकई ये सोच के थोड़ा ये लगता है कि जब हमारे इतने बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स, हमारे जो सिविल जो ये परीक्षा देकर जो अधिकारी बनते हैं, जी कुछ आप ऐड करना चाहते हैं?
इसमें अंशु जी बिल्कुल चर्चा के अंदर मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। ये जो सवाल था कि आम कैसे खाते हैं और आप थकते क्यों नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का मेडिकल बुलेटिन हर सप्ताह जारी किया जाना चाहिए, ताकि हमें पता तो लगे कि वो 18-18 घंटे 24-24 घंटे काम करते हैं तो उनका वेट कितना बढ़ रहा है, उनका जो बीपी है, जो शुगर है, जो बाकी जो नॉर्म्स होते हैं फिजिकली फिट रहने के, वो कितने फिट हैं वो, ताकि इस देश के युवाओं को, बुजुर्ग युवाओं को नहीं, बुजुर्ग युवाओं को जो 75 साल क्रॉस हो गए हैं, कायदे से वो बुजुर्ग हो गए लेकिन वो दिल से अपने आप को बुजुर्ग मानने को तैयार नहीं है, उनको प्रधानमंत्री से प्रेरणा मिले। तो ये प्रधानमंत्री को थोड़ा सा आगे बढ़ के अपना मेडिकल जो रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिकॉर्ड है, वो हर 7 दिन पे जारी कर देना चाहिए, ताकि हमें उनको सबको प्रेरणा मिले। हो सकता है थोड़ी सी मुझे भी प्रेरणा मिल जाए, मैं भी कई बार थोड़ा सा सुस्त हो जाता हूँ सुबह उठने में और ये करने में, 14-15 घंटे तो काम करता हूँ, लेकिन उनकी तरह 7 दिन 24 घंटे बिना कोई छुट्टी लिए, वो 12 साल से कोई छुट्टी नहीं ली उन्होंने, इस तरह से कैसे काम किया जाता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। तो अगर उस तरह से अगर मेडिकल रिपोर्ट जारी होने लग जाए तो बड़ी अच्छी चीज है। और मैं दर्शकों को जरा बता देता हूँ, जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी अंशु जी, 2005 की बात बताता हूँ, ईटीवी से शुरू किया था, दिल्ली ब्यूरो में रिपोर्टर थे, वहां पे लैंडलाइन नंबर हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, साथ लोक कल्याण मार्ग का और प्रेसिडेंट हाउस का। आप वहां पे फोन कीजिए, उनसे पूछिए प्रधानमंत्री का दिन भर का क्या क्या प्रोग्राम है, तो वो मोटे तौर पर जो भी उनके 7-8 प्रोग्राम होते हैं वो आपको टाइमली बता देते थे, हम उनको नोट डाउन कर लेते थे। उसमें एक आध कोई अचानक बने तो छूट जाता था, या एक आध कोई पॉलिटिकल चीज हो तो वो रह जाती थी। फिर राष्ट्रपति भवन पे फोन करते थे, उनका प्रोग्राम 4-5 जो होता था वो हमें नोट करवा दिया जाता था। आज कोई फोन करके प्रधानमंत्री का प्रोग्राम ले सकता है? कोई नहीं होगा फोन उठाने वाला और कोई नहीं होगा बताने वाला, सब कुछ सस्पेंस रहता है। और जब सब कुछ सस्पेंस रहता है तो इसी तरह की बातें निकल कर सामने आती है। और अंशु जी, हम चाहेंगे कि दर्शक हमें कमेंट करके इस पे जरूर बताएं कि आखिर इसको लेकर उनका क्या मानना है। और मेरे और अंशु जी की, हम दोनों की एक अपील जरूर रहेगी कि चैनल के साथ ना जुड़े हो तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो स्पेशल व्यूवर के तौर पर, मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कीजिए। आपका साथ हमारी ताकत है, और आप जितनी तेजी से, जितनी मजबूती से हमारा साथ देंगे, हमारी आवाज उतनी ही ज्यादा मजबूत होती हुई चली जाएगी। तो इस स्टोरी में अंशु जी को और मुझे, हम दोनों को दीजिए इजाजत। देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।